हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक प्रक्रिया और समीकरण। इसके हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना रहता है। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। होप कि आप समझ गए होइएगा। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित समीकरण क्या करना है, संतुलित समीकरण लिखना है। देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन जो लिखा हुआ है, हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन को Cl2, दोनों को अभिक्रिया कराया, क्या हो गया 2HCl। इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर से क्लोरीन भी 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है। तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो चुका है। आगे लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट है तो एल्युमिनियम सल्फेट। क्या रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, रिएक्शन करने के बाद बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसमें संतुलित करने के लिए हमें दोनों साइड से क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, मास दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इधर भी बेरियम क्या हुआ है 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 नहीं है, 2 इधर 2 नहीं 6 है, 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया, इधर भी 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। एल्युमिनियम 2 है, इधर भी एल्युमिनियम 2 है। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। इसके बाद हो गया सोडियम और जल को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें हाइड्रोजन मिलता है। तो यहाँ भी सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या 2 इधर 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन 2। इस प्रकार से ये संतुलित हो चुका है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी व्यवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसको कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे, देखिए ये दिया बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को BaCl2 बोलेंगे, सोडियम सल्फेट को Na2SO4, Na2 सोडियम, SO4 का सल्फेट, सोडियम सल्फेट हो गया। रिएक्शन कराने के बाद सोडियम सल्फर के बेरियम के साथ चला गया और सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया। इस प्रकार से हमें NaCl भी मिला, यानी सोडियम क्लोराइड, और दूसरा बेरियम सल्फेट भी मिला। दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। आइए इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम क्या मिला रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे हैं। मिलाने के बाद क्या बनेगा मेरा, सोडियम क्लोराइड, और हमें जल मिलेगा। बस हो गया, ये इतना ही तो लिखना है। आगे देखिए, कहता है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र क्या होगा, सफ़ेदी यानी उजला करने के लिए। ऊपर यानी 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखना है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सफ़ेदी करने के उपयोग में आते हैं। अगर सफ़ेदी करने के उपयोग में आते हैं तो उसका जल के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो क्या होगा क्रिया। देखिए, पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चूना होता है। अब देखते हुए, अगर दीवार पर पहले चूना से क्या करते थे, हम दीवार को पोतते थे, यानी वाइट करते थे। अब बिना बुझा हुआ चूना का नाम क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस। बिना बुझा हुआ चूना हो जाता है। ये पहले था बिना बुझा हुआ, अब हो गया बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्रियाकलाप वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ के चलते हैं, इस क्लास में होता है ये सब। आगे चलिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है।
लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। देखिए लोहे के कील यानी आयरन को हम किस में डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, तो ये हल्का हरा हो जाएगा, इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हो जाएगा। देखिए ये आयरन कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि कॉपर कमज़ोर रिएक्टिव है और आयरन मोर रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो रिएक्ट करके जो लेस रिएक्टिव होता है उसको हटा देता है। तो यहाँ से कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन मोर रिएक्टिव है, तो इसलिए आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लिया और इसका रंग कैसा हो गया, हल्का रंग हो गया। डिफिनीशन में क्या लिखा है कि जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीला हल्का हो जाता है। इसके बाद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर में विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाती है अभिक्रिया में। आगे देखते हैं, कहता है क्रियाकलाप द्विविस्थापन, एक उदाहरण दीजिए द्विविस्थापन का। द्विविस्थापन का मतलब क्या है, जब दो एलिमेंट एक दूसरे को विस्थापित करता है तो द्विविस्थापन कहते हैं। यहाँ पर क्या लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट Pb, लेड नाइट्रेट था, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। जब इसको रिएक्शन कराया तो इसमें Pb किसको विस्थापित कर दिया, NO को विस्थापित करके Cl से रिएक्शन कर लिया और NO3 किसके से रिएक्शन कर लिया, H से रिएक्शन कर लिया। तो यहाँ पर लेड क्लोराइड बन गया और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बन गया, नाइट्रिक अम्ल बन गया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। आगे कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित और अपचयित क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का हटना जुड़ना, यही उपचयित और अपचयित होता है। इसमें हम जब देख पा रहे हैं कि Na सॉलिड में है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो क्या बन गया, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे Cu कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया तो कॉपर अलग हो गया, H2O अलग हो गया। तो इस अभिक्रिया में अपचयित और उपचयित कौन है, देखिए कहता है इस अभिक्रिया में सोडियम ऑक्सीजन से उपचयित हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन से जो जुड़ जाता है उसको उपचयित कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, या हाइड्रोजन अगर निकल जाता है फिर भी उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और अपचयित किसको कहेंगे, जो ऑक्सीजन को हटा देता है और हाइड्रोजन ले लेता है उसको अपचयित कहते हैं, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। क्योंकि Na2CO2 से संयोग हो रहा है और O2 अपचयित होने वाला पदार्थ है, अतः उपचयित एवं अपचयित होने वाला पदार्थ क्रमशः Na और O2 है। इस अभिक्रिया में जो आप देख पा रहे हैं CuO प्लस H2, फिर ये Cu क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया, H2 के साथ चला गया। तो यहाँ पे अपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कॉपर के साथ कॉपर को क्या हो गया, ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अतः उपचयित होने वाला पदार्थ H2 है। उपचयित होने वाला पदार्थ क्या है, H2 है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको उपचयित और जिसमें ऑक्सीजन हटता है उसको अपचयित। तो यहाँ से अपचयित कौन हो रहा है, CuO अपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, और हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होगा। आगे चलते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। लेड ऑक्साइड कॉपर कार्बन से अभिक्रिया करके लेड और अलग से CO2 गैस बनाता है। शीशा अपचयित हो रहा है क्या, शीशा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल अपचयित हो रहा है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन निकलता है तो उसको हम अपचयित कहते हैं। यहाँ पे नहीं, शीशा अपचयित नहीं हो रहा है, पूरा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, शीशा नहीं है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी और डी। इसमें एक मिनट, ए और बी आंसर हो जाएगा, एक ए और बी। शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। आगे देखते हैं Fe2O3 और एल्युमिनियम, इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो गया। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन को विस्थापित कर दे रहा है और एल्युमिनियम को अपने अंदर, आयरन को विस्थापित कर दे रहा है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को ले रहा है। तो इसमें एक ही एलिमेंट को विस्थापित कर रहा है,
इसमें हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, कहते हैं लौह चूर्ण यानी लोहे की कण जो होता है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का अम्ल डालने से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड देगा, क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड दे बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होगा, या आयरन लवण एवं जल बनता है। तो जब हम डालेंगे लोहे की कील पर HCl तो हमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी Fe को HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें आयरन क्लोराइड, ये आयरन किससे अभिक्रिया कर लेगा? क्लोरीन से, यानी FeCl मिलेगा प्लस हमें H2 प्राप्त होगा, यानी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। बस। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है? जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर अर्थात LHS तथा दाईं ओर अर्थात RHS में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परिणामों की संख्या बराबर उत्पादों में तत्वों के कुल परिणामों की संख्या। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान। अतः रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। फिर कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इनको संतुलित करना है और देखिए ये सारे संतुलित हैं, क्या आप इसे गौर से देख लीजिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। संतुलित करने का तरीका क्या है कि सभी जगह क्या होना चाहिए? परमाणुओं की संख्या और उसके मास क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये आप एक गौर से देख सकते हैं। निम्न रासायनिक समीकरण संतुलित रहेंगे। आगे चलिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है? देखिए ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को A संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, इससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और इधर हमें क्या मिलता है? हीट भी मिलता है। डेल्टा उसको बोलते हैं, A नहीं बोलते हैं, डेल्टा। इसके बाद होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CaO कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड का अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होता है। अभिक्रिया इस प्रकार है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से हमें जब हीट हीट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना यानी CaO और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जहाँ A क्या है? ऊष्मा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO और जल बनाता है, इसलिए हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हम कल करके अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डालें।